हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया जो है वो एक कंट्री है। ठीक है, और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है अगर हम देखें इसको एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो इंडिया है उसका पॉलिटिकल डिवीजन हम सब जानते हैं। जैसे कि जो पूरा अगर आप कॉन्टिनेंट देखें, सॉरी सब कॉन्टिनेंट देखें इंडिया का, तो इंडिया जो है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल डिवीजन। लेकिन अगर फिलहाल हम इन बाउंड्रीज को भूल जाए, जो पॉलिटिकल डिवीजन हमने पैदा करा, अगर हम इसको भूल जाए और प्योरली हम बात करें कि ज्योग्राफिकली या प्राकृतिक रूप से इंडिया का डिवीजन कैसे हो सकता है, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा भूभाग है, एक लैंड मास है। ठीक है, लेकिन इस लैंड मास को हमने डिवाइड किया फिजिकल फीचर्स पे या यूं कहें ज्योग्राफिकल फीचर्स पे। जैसे पहाड़ों के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया, मैदानों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पठारी इलाकों को डिवाइड किया, फिर जो हमारे महाद्वीप सॉरी द्वीप थे या फिर आप कह सकते हैं आइलैंड्स से उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो जब हम इस डिवीजन को देखते हैं जो कि पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है बल्कि फिजिकल या ज्योग्राफिकल डिवीजन है, उसको ही हम कवर करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, यानी इंडिया के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है बल्कि जो एक लार्ज लैंड मास है इंडिया का, उसको हमने उसकी जियोग्राफिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया है वो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पे हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, परिचय से, कि ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से हम क्या समझते हैं। सबसे पहली जो चीज होगी हमारी प्रायोरिटी में वो यही होगी, हमें यही समझना है। फिर हम देखना शुरू करेंगे इसके डिविजन्स को, जिसकी शुरुआत होती है हिमालय से, हिमालय पर्वत श्रेणी, फिर नदर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, फिर इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान, फिर कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, और फिर आता है हमारा आइलैंड्स, द्वीप। यानी ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन और परिचय। यानी अगर हम इंट्रोडक्शन को हटा दें तो हमारे पास बचते हैं केवल 6। यानी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंडिया को ज्योग्राफिकली डिवाइड किया जाए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा वो होगा 6, यानी 6 भागों में। ठीक है, हिमालय, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड देन आपका आइलैंड्स। India's geographical diversity not only influences the climate and the natural resources, but also shapes the cultural practices, economic activities, and biodiversity conservation efforts across the country. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी इंडिया जो है वो एक ज्योग्राफिकली इवन कंट्री नहीं है बल्कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। और इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की वजह से ना सिर्फ क्लाइमेट या फिर यूं कहें नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट होती हैं, बल्कि जो लोग वहां रहते हैं वो किस तरह का कल्चरल प्रैक्टिस रखते हैं, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी, और किस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, वो सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, और यदि आप जाएं रेगिस्तान में, तो आप पाएंगे जिस तरह के कपड़े, जिस तरह के क्लोथ्स आप लोग पहनते हैं वो लोग वैसा नहीं पहनते। जिस तरह की नेचुरल रिसोर्सेज आपके यहाँ मिलती हैं वैसी वहां नहीं मिलती। हो सकता है कि आप कई तरह के ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हो, जैसे आप एग्रीकल्चर वगैरह करते हो, रेगिस्तान में आपको खेती बाड़ी तो नहीं मिलेगी, तो वहां के लोग किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो हम देखेंगे। तथा आप ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए जो चीजें करनी पड़ती हैं वो बिल्कुल ही उलट होंगी या बिल्कुल ही अलग होंगी उन इलाकों से जो कि आपके आइलैंड्स पे पड़ते हैं। यानी
सिर्फ क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं है, बल्कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, ये सारे ही अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए इससे पहले हम शुरुआत करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यहाँ पे। The images used are slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck, have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण, हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन पार्ट की, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो देखिए इंडिया जो कि आपका साउथ एशिया में पड़ता है, हम सब जानते हैं कि एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके सदर्न हिस्से में दक्षिणी भाग में इंडिया पड़ता है। ठीक है, और ये अपनी डाइवर्स एंड वेराइड ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है, यानी विविधतापूर्ण भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्थ में हिमालयन से घिरा हुआ है, हिमालय माउंटेन से, और साथ ही साथ जो हमारे साउथ के इलाके हैं, दक्षिण के इलाके हैं, वहां पे हमें तटीय क्षेत्र मिलते हैं या फिर यूं कहें समंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, वो नेचुरल लैंडस्केप से काफी ज्यादा भरा हुआ है, जो कि इसके क्लाइमेट, इसकी जियोलॉजी तथा कल्चरल हिस्ट्री को भी अफेक्ट करते हैं। और जो ज्योग्राफी है, इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं, या यूं कहें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इसकी वजह से जो इंडिया है उसका ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो भी बनता है, वो सब इंडिया की डाइवर्सिटी की वजह से ही बनता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया जो है वो एक बड़ा लैंड मास है, एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, और इंडिया जो है वो अनइवन है, यानी यहाँ पे कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं तटीय क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया की क्लाइमेट और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमें ज्योग्राफिकल डिवीजन देखने को मिलता है वो मिलता है द हिमालयन माउंटेन्स, या यूं कहें हिमालय पर्वत। हिमालय माउंटेन्स जो है वो सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी युवा तहदार पर्वत है। फोल्ड माउंटेन से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये बड़ा जमीन का हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा कुछ समय पश्चात सिकुड़ गया और फिर ये कुछ ऐसा बन गया। तो ये जो इलाका है ये कैसा है? सपाट है, एकदम स्टेबल है, तो इसको हम कहते हैं मैदान। लेकिन जब ये सिकुड़ा या फिर जब इस पर प्रेशर पड़ा यहां से और यहां से, और फिर ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा, तो ये हो गया पहाड़ी इलाका। तो इसी को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं कि जो हिमालय हैं वो सबसे ज्यादा नए फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी इस दुनिया में जितने भी फोल्ड माउंटेन्स हैं उसमें सबसे नया अगर कोई माउंटेन है तो वो है हिमालयस। ठीक है, और हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। हिमालय जो है वो इंडिया के लिए किस तरीके से कामगर है? ये एक नेचुरल बैरियर है, नेचुरल बैरियर या कहें एक प्राकृतिक अवरोध है, एक आप कह सकते हैं दीवार है चट्टान की तरह, जो कि इंडिया को बचाती है बहुत ही ठंडी, बर्फीली और कह सकते हैं उबड़ खाबड़ टेरेन से, या फिर आप कह सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज को भी रोकती है कि वो इंडिया में दाखिल ना हो पाए। यानी आप कह सकते हैं ना सिर्फ हमें क्लाइमेटिक चेंज से बचा रहा है,
बल्कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हिमालयास की पहाड़ी हैं वो काफी ऊंची हैं, उन्हें लांग पाना इतना आसान है नहीं। तो जितने भी इंडिया के नेबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इंडिया जो है वो दो तरफ से जिन पड़ोसियों से घिरा हुआ है उनसे अभी हाल फिलहाल में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। तो यदि अगर भविष्य में वो अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं या घुसपैठ की भी कोशिश करते हैं, तो हिमालय की पहाड़ियों को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से ये उनके लिए चैलेंजिंग है और एक बैरियर भी। और क्योंकि हिमालय की पहाड़ी काफी ऊंची हैं, तो यदि कोई भी ठंडी बर्फीली हवा इंडिया की तरफ बहना शुरू करती है तो हिमालय उसको वहीं रोक लेता है, जिसकी वजह से इंडिया में जो है वो ज्यादा ठंड नहीं पड़ने देता है और इंडिया का जो मौसम है वो स्टेबल रहता है। यदि हम बात करें फैलाव की, तो लगभग वेस्ट टू ईस्ट ये 2500 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यानी अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इसकी मोटाई की, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की, तो लगभग ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है वेस्ट में और 150 किलोमीटर है ईस्ट में। यानी अगर आप इस मैप को देखेंगे, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहां से यहां तक की, तो ये कितना है? पश्चिम में ये आपका 400 किलोमीटर है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये पतला होता जा रहा है और पूर्व में या ईस्ट में ये सिर्फ 150 किलोमीटर की मोटाई रखता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसकी लंबाई की, यहां से शुरू होकर और यहां तक की, तो ये 2500 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, हिमालयस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पैरेलल रेंजेस में, जिसमें से सबसे पहली रेंज आती है ग्रेटर हिमालयास, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटर हिमालयास सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट है या सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो 6000 मीटर है। यानी जो इसके पहाड़ हैं वो लगभग 6000 मीटर लंबे हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम उनकी मोटाई की बात करें तो लगभग 120 से 190 किलोमीटर तक वो मोटे हैं या विद है उनकी। क्योंकि इनकी लंबाई इतनी ज्यादा है तो अक्सर ये बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ग्लेशियर मिल सकते हैं और कई सारी ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। इन सभी की हाइट लगभग 8000 मीटर से ऊंची है। यानी आप खुद सोच सकते हैं ये कितने ऊंचे पहाड़ हैं अपने आप में। वहीं पे अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो देखिए हम सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी लंबाई लगभग 8848 मीटर है, यानी 8848 मीटर। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कंचनजुंगा की, तो कंचनजुंगा जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है हिमालयस के अंदर। क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में पड़ता है, जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी चोटी है जो हिमालयस की सबसे लंबी चोटी मानी जाती है, तो वो है कंचनजुंगा। ठीक है, वहीं पे जो ग्रेटर हिमालयास हैं या जो हिमाद्री है, वहां पे कई सारे माउंटेन पासेस आपको देखने को मिलेंगे। माउंटेन पासेस यानी आप दर्रा भी कह सकते हैं। मान लीजिए दो पहाड़ हैं, जैसे ये दो पहाड़ हैं, बीच में से एक रास्ता गया हुआ है, इस टाइप के आपको दर्रा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बहुत फेमस फेमस हैं, जैसे कि बारालाचला पास है आपका, शिपकिला है आपका, नथुला है आपका, जोजिला है, बोमिडिला है। ठीक है, और यही नहीं, जो ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, उनमें से कई सारी प्रमुख नदियां भी बहती हैं, जैसे कि गंगा और यमुना। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरे डिवीजन की, जो है हमारा लेसर हिमालयास और हिमाचल, तो देखिए जो लेसर हिमालयास है उसका जो ऑल्टीट्यूड है या जो उसकी लंबाई है वो लगभग 1000 से 4500 मीटर के बीच है। ठीक है, वहीं पे अगर हम उसकी मोटाई की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है या ये मोटा है। ठीक है, और यहां पे भी आपको कई सारी सब रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि पीर पंजाल,
धौलाधर और महाभारत रेंज। और यही नहीं, कई सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं जिनका नाम आपने सुना भी होगा, जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चक्राता, मसूरी, नैनीताल और कई सारी कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा जैसी खूबसूरत घाटियां भी यहां देखने को मिलती हैं। वहीं इसके बाद आता है हमारा आउटर हिमालयास या फिर शिवालिक, यानी सबसे निचला हिस्सा जो है हिमालयास का, वो भारी हिमालयास भी हम कहते हैं। ठीक है, इनकी जो लंबाई है वो लगभग 900 से 1100 मीटर है, और वहीं अगर हम इनकी मोटाई की बात करें तो लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। यहाँ पे भी कई सारे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, जैसे जम्मू हिल्स, ठीक है, और कई सारी दून फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका प्रमुख एग्जांपल है देहरादून हो गया आपका, जो कि राजधानी भी है उत्तराखंड की, कोटली डून हो गया आपका, पटली डून हो गया आपका। तो यहाँ पे डून फॉर्मेशंस भी आपको देखने को मिलती हैं, कहां पे? शिवालिक्स में, तो इसको याद रखिए। वहीं इसके बाद एक और चीज है, वो है ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला। ये जो रेंज है ये ग्रेटर हिमालयस के भी ऊपर पड़ती है, यानी ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक हिमालयस, ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, 1 2 3 इस तरीके से, पहली ग्रेटर, देन लेसर, देन शिवालिक। इन सब के ऊपर भी एक पड़ती है जिसका नाम है ट्रांस हिमालयस, यानी ये इनके पैरेलल चलती है। ठीक है, जास्कर रेंज जो है वो लद्दाख रेंज के साउथ में आपको मिलती है, और इन दोनों के बीच में, जास्कर और लद्दाख के बीच में से आपकी सिंधु नदी या इंडस रिवर बहती है। वहीं पे जो आपकी काराकोरम रेंज है, जो कि नॉर्थ में है, जहां पे आपको K2 जो है, माउंट K2, जो एक और सबसे ऊंची श्रेणियों में से है, वो भी आपको देखने को मिलती है, जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। फर्स्ट कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और थर्ड है आपकी कंचनजुंगा। वहीं पे इसके पश्चात आते हैं आपके पूर्वांचल हिल्स, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियां, क्योंकि हमने देखा था हिमालयाज आपका वेस्ट से शुरू के ईस्ट तक गया है। ठीक है, तो जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं वो आपके इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में हैं, और यहाँ पे जो रेंजेस हैं, जैसे कि हो गई आपकी मिशामी, पटकोई, नागा और मिजो हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे मेघालय प्लेटू भी आपका पड़ता है, और मेघालय प्लेटू में आपकी प्रमुख पहाड़ियां पड़ती हैं, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों पहाड़ियां इंपॉर्टेंट हैं मेघालय प्लेटू की। इन तीनों का नाम याद रखिएगा कि ये तीनों कहाँ मिलती हैं। ये तीनों आपको मेघालय प्लेटू में देखने को मिलती है। हिमालय के बाद जो दूसरा डिवीजन आता है हमारे पास में, वो आता है नदर्न प्लेन्स का, या फिर कहें उत्तरी मैदानों का। ठीक है, तो जब आप हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं तब आपको पढ़ते हैं क्या? उत्तरी मैदान। ठीक है, और उत्तरी मैदान जो है वो बेसिकली बीच में पड़ते हैं किसके? सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयास के और नदर्न एज ऑफ पेनिसुलर प्लेटियो के, यानी हिमालयास के और पेनिसुलर प्लेटियो के बीच जो मैदानी इलाका है उसी को हम कहते हैं द नदर्न प्लेन्स। क्लियर? नदर्न प्लेन्स की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर तक लंबे हैं, जो पंजाब से शुरू होते हैं और असम तक जाते हैं। ठीक है, और अगर हम माने कि ये जो प्लेन्स हैं ये फॉर्म्ड कैसे हो, तो देखिए मैं इसकी छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। माना ही जाता है कि आज से कई हजारों या लाखों साल पहले इंडिया के बीचों बीच एक तैतीस सी हुआ करता था। ठीक है, तो जो हिमालय से आने वाली नदियां थी वो अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स लाती थी, कई सारे आप कह सकते हो मैटेरियल्स को लेके आती थी, और उन्होंने धीरे धीरे 33C को पाटना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ जब 33C में इतने सारे आप कह सकते हैं सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए कि वो पूरी तरीके से भर गया, वही बाद में आपका नदर्न प्लेन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस 33C को भरने वाली वो कौन सी नदियां थी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 प्रमुख नदियां थी जिन्हें माना जाता है
कि इन्होंने हिमालय से आते वक्त कई सारे सेडिमेंट्स को, कई सारे मटेरियल को इकट्ठा किया और फिर उसको धीरे धीरे 33C में डालना शुरू कर दिया, और वक्त के साथ साथ वो मटेरियल इतने ज्यादा हो गए कि 33C पूरी तरीके से भर गया। ठीक है, जो इसकी मोटाई है वो लगभग 300 किलोमीटर तक है पश्चिम में या वेस्ट में, और लगभग 150 किलोमीटर है ईस्ट में। यानी आप कह सकते हैं जो आपका वेस्ट का इलाका है, ये वाला, इसमें जो इसकी मोटाई है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर है। वहीं पे जो इसका ईस्टर्न इलाका है ये वाला, इसमें जो यहां से यहां तक की लंबाई है वो लगभग 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि नदर्न प्लेन में पड़ते हैं? देखिए, आपका पंजाब है, देन आपका हरियाणा है, देन उत्तर प्रदेश आता है, फिर बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है और आपका असम भी आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नदर्न प्लेन्स की खास बात की, तो देखिए पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो इंडिया के सबसे पॉपुलेटेड इलाके हैं, जहां सबसे ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन बसती है, या फिर आप ये कह सकते हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है इंडिया की, वो नदर्न प्लेन्स के इलाके हैं। रीजन क्या था? देखिए, जब आप कह सकते हैं कि इंसानों ने धीरे धीरे शुरुआत की एक सिविलाइजेशन बनाने की, एक मॉडर्न अप्रोच में आने की, तो उस टाइम पे जो हमारा सबसे पहला आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना। ठीक है, और खेती बाड़ी करने के लिए हम सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक उपजाऊ जमीन, एक फर्टाइल लैंड। और ये जो नदर्न प्लेन्स के इलाके थे, क्योंकि इसको पाट के बनाया गया था, जो रिवर्स थी आपके इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्होंने सेडिमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था 33C में, जिसकी वजह से ये जो इलाका था ये एक समय के बाद फिलअप हो गया, पट गया और आपका नदर्न प्लेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो सेडिमेंट्स थे ये काफी ज्यादा उपजाऊ थे, फर्टाइल थे। और क्योंकि जो नदर्न प्लेन्स के इलाके थे वो एक समतल जमीन थी, एक स्टेबल जमीन थी, और जो वहां की आप कह सकते हैं जो मिट्टी थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी, फर्टाइल थी। यही वजह थी कि बहुत से लोग नदर्न प्लेन्स में बसने शुरू हुए। कई सारी सिविलाइजेशंस यहीं पे हुई, कई सारे बड़े बड़े किंगडम्स भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हुए। जैसे कि आपको याद हो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन शुरुआत के दिनों में कहाँ पे थी? आपके वेस्टर्न पार्ट में, सप्त सिंधु का जो इलाका था। लेकिन जब वो सेकंड फेज में आए, अपने लेटर स्टेज में आते हैं, तब वो नॉर्थ इंडिया के इलाकों में बस गए। और जो नॉर्थ इंडिया के इलाके थे जहां पे वो सबसे पहले बसना स्टार्ट हुए थे, वो आपके नदर्न प्लेन्स के इलाके ही थे, जिसे वो लोग आर्यवर्त के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये जो इलाके थे ये क्योंकि बहुत ही फर्टाइल थे और ऊपर से यहाँ पे जमीन एकदम स्टेबल थी, तो जनजीवन आसान था, जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपना घर बार बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही वजह थी कि हिस्ट्री से लेके आज तक भी इस इलाके में काफी ज्यादा हाई पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब भी है हिस्ट्री के टाइम से। क्यों? क्योंकि देखिए जो राजा महाराजा थे या जो किंगडम्स थे वो उस टाइम पे बेस्ड थे पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे। रीजन क्या था? कि जो आपका खाने पीने का जो अनाज था या सामान था उसका ही इस्तेमाल होता था चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यही वजह थी कि जो आपके किंगडम्स थे वो चाहते थे कि वो नदर्न प्लेन्स के इलाकों में रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर उगाया कर सकता था। तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, जितनी ज्यादा क्रॉप्स होंगी, उतना ज्यादा ही जो किंगडम है उसका रेवेन्यू या कहीं उसकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करें इसकी, नदर्न प्लेन्स जो हैं वो एक्सेप्शनली फर्टाइल हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं। क्यों? एलुवियल सेडिमेंट्स की वजह से। जो सेडिमेंट्स ये तीनों नदी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ नीचे लेके आई हिमालय से, उसी को हम कहते हैं
एलुवियल सेडिमेंट्स या फिर हिंदी में कहें जलोढ़ तलछट। और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये मिलके बनाते हैं क्या? एलुवियल सॉइल। और जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है या एलुवियल सॉइल है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, तो इसको यहां पे कौन लेके आया? रिवर्स जो कि ऑरिजिनेट होती थी कहां से? हिमालय से। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा फर्टाइल मैदानों में से एक है। दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा फर्टाइल या उपजाऊ मैदानों में से एक है, जो कि मौका देते हैं कई तरह की फसलों को उगाने का, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, ऑयल सीड्स और साथ के साथ आपकी जूट। ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं इनका इस्तेमाल ना सिर्फ हम लोग डोमेस्टिक कंजप्शन यानी कि देश में खाने पीने के लिए करते हैं, बल्कि इनका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो ना सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पे क्योंकि जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल है, तो यदि अगर हम यहाँ पे एफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें, अब देखिए एक इरिगेशन जरूरी क्यों होता है, सिंचाई जरूरी क्यों होती है एग्रीकल्चर में? जब आप फसलों का बीज बोते हैं या उसे उगाने की कोशिश करते हैं, तो जो पेड़ है जो जिसपे वो फसल उगनी है उसको काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो इस पानी का इंतजाम हम करते हैं इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो पहले से ही काफी फर्टाइल हैं, और उसके ऊपर अगर इनको एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी प्रोवाइड कर दी जाए तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में फसलों को उगा सकता है, काफी ज्यादा बड़ा योगदान दे सकता है, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, यानी जो कह सकते हैं आप खाना पीना उगाने की या अनाज उगाने की जो क्षमता है इस प्रॉपर पूरे रीजन की, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स का है, वो काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ हम देश के लोगों को खाना प्रोवाइड करने में कर सकते हैं, बल्कि उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमें व्यापार में भी मदद देता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हम आगे जाके डिवाइड करते हैं दो बड़े हिस्सों। पहला जो हिस्सा है वो है हमारा वेस्टर्न प्लेन, जिसको हम पश्चिम का मैदान भी कहते हैं। जो वेस्टर्न प्लेन है इसको बनाया है इंडस रिवर सिस्टम ने। ठीक है, एक अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियां जो कि आपके राजस्थान के इलाकों से पड़ती हैं। इस इलाके के पश्चिम में, इस पहाड़ी के पश्चिम में पड़ता है आपका वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, और इंडस नदी के साथ साथ जो इंडस की सब्सिडरी या सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपकी सतलुज है, ब्यास है, रावी है, इन नदियों ने भी काफी ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और काफी ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा फर्टाइल लैंड बनता है, जिसको हम दोयाब रीजन से भी जानते हैं। यानी दोयाब वो रीजन है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, किन नदियों की वजह से? इंडस, सतलुज, ब्यास और रावी की वजह से। ठीक है, और ये आपके अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में पड़ती हैं, वेस्टर्न प्लेन्स में। वहीं पे जो दूसरा डिवीजन है वो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यहाँ पे आप दो नाम देख सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसको बनाने वाली नदियां कौन सी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये जो इलाके हैं यहाँ पे मोहनजोदारो जैसी और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशंस जो थी उसके भी बहुत बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो यहाँ की फर्टाइल लैंड है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है, और नदियों के नेटवर्क की वजह से यहाँ पे पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये गंगा नदी है, ये उसकी सहायक नदियां, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये उसकी सहायक नदियां, ये मिलके बनाती हैं इस पूरे इलाके को, इस पूरे प्लेन को, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल है। और आप खुद देख सकते हैं, खुद देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इतनी सारी नदियां हैं कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती।
जिसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन कर पाना, यहाँ पे सिंचाई कर पाना बहुत आसान है। और अगर सिंचाई आसानी से हो सकती है, यानी जो खेती है उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली है दोयाब। ठीक है, दोयाब क्या होता है? एलुवियल लैंड है दो नदियों के बीच का। ठीक है, दो नदियों के बीच का जो एलुवियल लैंड है उसको हम दोयाब कहते हैं, जो कि आपका ज्यादातर पंजाब के इलाकों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो पंजाब स्टेट है वहां से 5 नदियां बहती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीजन है खादर। खादर वो इलाके हैं जहां लगभग हर साल बाढ़ आती है नदियों की वजह से। फिर हम बात करते हैं भांगर। भांगर वो इलाके हैं जहां पे कभी भी बाढ़ नहीं आती है नदियों की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद नदर्न प्लेन्स और हिमालयाज के बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, यहाँ पे पहले हम एक चीज समझते हैं कि कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में और पेनिनसुलर में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, पहले अगर हम बात करें आपकी कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट जमीन का वो हिस्सा है जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है, या आप यूं कह सकते हैं द कॉन्टिनेंट इज द दैट पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय ओशियन और द वाटर फ्रॉम द 4 साइड्स। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट वो इलाका है या वो जमीनी भाग है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जमीन से। जैसे अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया को अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें, नॉर्थ इंडिया आपका जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, वहीं पे जो आपका सदर्न इंडिया है वहां पे आपको वाटर रिसोर्सेस मिलेंगे, यानी पानी से घिरा हुआ। एक साइड जमीन से, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड पानी से। इसीलिए इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जमीन से। ठीक है, क्लियर हो गई ये पॉइंट। वहीं पे अगर हम बात करें पेनिनसुलर की या प्रायद्वीपीय की, तो देखिए ये वो है जिसे हम कहते हैं द्वीप बनने से पहले वाली चीज है, यानी वो लैंडफॉर्म जो कि इंडिया में ओरिजिनली पहले से ही थी या काफी सालों से थी। अब ये हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, जो आपके हिमालयाज हैं, जो आपके यहां से, या यूं कहूं मैं, यहां से होके ऐसे जाते हैं, ये इलाके आपके कब बने? फोल्डेड माउंटेन्स हैं, अभी हाल फिलहाल में बने। हाल फिलहाल का मतलब ये नहीं है कल परसों, मतलब ज्यादा पुराने नहीं है बाकी कंपैरिजन में। वहीं पे आपका जो नदर्न प्लेन्स है, मिनट, वहीं पे जो आपके नदर्न प्लेन्स हैं, ये इलाके, ये नदियों ने पाट के बनाए हैं। यहाँ पे कभी समुद्र हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जो आपका ये इलाका है जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं, ये वो इलाका है जो पहले से ही प्रेजेंट था, जो पहले से ही था, इसको अभी हाल फिलहाल में नहीं बनाया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटियो की, तो ये ट्रायंगुलर शेप टेबल लैंड है। टेबल लैंड का मतलब क्या हुआ? यानी ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी ये मैदान से उठा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं उठा कि ये पहाड़ में कन्वर्ट हो जाए, और ऊपर से ये एकदम सपाट है, जबकि पहाड़ आपके नुकीले होते हैं, ये एकदम सपाट है। ठीक है, और इसको हम प्राचीन लैंडमास या एंशियंट लैंडमास से मानते हैं, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, लगभग हम बात करें इसका एरिया कितना है, तो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। यानी इतना बड़ा इलाका जो है वो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें कि जो स्टेट्स आते हैं वो स्टेट्स हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स को ये काफी हद तक कवर करता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो देखिए,
जो आपका प्लेट्यू है, ये जो आपका पठार है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो मेजर पार्ट्स में, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और इसके बीच से पार्ट ए और पार्ट बी, और इसके बीच से नर्मदा नदी बह रही है। तो नर्मदा नदी जो है वो डिवीजन क्रिएट करती है बेसिकली इन दो पार्टों में। ठीक है, पहला है हमारा द सेंट्रल हाईलैंड्स, ये पहला पार्ट है। सेंट्रल आइलैंड्स आपका नर्मदा नदी से शुरू होता है नदन प्लेन्स तक, यानी ये वो आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहां पे आपको कई सारे सिग्निफिकेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको अरावली रेंज देखने को मिलती है, जो कि आपकी गुजरात से शुरू होकर राजस्थान में जाती है और राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है, यानी ये काफी बड़ी है अपने आप में। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि आपकी 1722 मीटर तक फैली हुई है, और यहां पे ही आपका पड़ता है माउंट आबू, जो कि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन भी है। ठीक है, वहीं पे आपके मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे जो एरियाज हैं वो इंटेग्रल पार्ट हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के। ठीक है, यानी वो सेंट्रल हाईलैंड्स के ही पार्ट है। जो प्रमुख नदियां यहां से बहती हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहां से बहती हैं सेंट्रल हाईलैंड से, वो है आपकी बेटवा, चंबल और केन नदी, जो कि आपकी मालवा प्लेट्यू से होके बहती हैं, जो कि हिस्सा है किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का। वहीं पे दूसरी तरफ है आपकी महादेव, कैमूर और मैकाल, जो कि आपकी बहती हैं नागपुर या फिर कहें छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, जो नर्मदा वैली है वो विंध्यांस और सतपुड़ा जो रेंज है उनके बीच में पड़ती है, यानी जो नर्मदा नदी है वो इन दोनों रेंजों के बीच से होके बहती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ, और कहां पे गिरती है, अरेबियन सी में जाके गिरती है, या अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। उसके पश्चात जो दूसरा डिवीजन यहां पे निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका द डेक्कन प्लेट्यू, यानी नर्मदा से नीचे का हिस्सा। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सेपरेटेड होता है छोटा नागपुर से एक फॉल्ट लाइन के द्वारा। ठीक है, और यहां पे आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप रीजन कैसा है, देखिए, माना जाता है कि यहाँ पे कई सारे वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी फटे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे वक्त के साथ साथ लावा जमा होकर सॉलिड होता चले गया, और उसी सॉलिड को आज हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, या डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब जो डेक्कन ट्रैप की जमीन है, जो मिट्टी है वहां की, वो काफी फर्टाइल है और ब्लैक सॉइल है, और ये जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉटन या शुगर केन कल्टीवेशन करने के लिए, और ये काफी सुटेबल भी है इसके लिए। वहीं पे अगर हम बात करें तो देखिए, डेक्कन प्लेट्यू को भी आगे जाके बांटा जा सकता है किन इलाकों में। सबसे पहला आता है इसका वेस्टर्न घाट, या यूं कहें पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्रीज। तो याद रखिएगा, सह्याद्री जो है वो किसका नाम है, वेस्टर्न घाट्स का ही नाम है। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके पश्चिमी तरफ ये पड़ते हैं, और जो आपका पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट है, उसके पैरेलल चलते हैं लगभग आपके 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, जो एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, वो लगभग 1000 मीटर है, और यहाँ पे आपको कई सारी ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि डोडा बेटा हो गई, अनाई मुड़ी हो गई, मकुर्ती हो गई। और जो अनाई मुड़ी है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी लंबाई लगभग 2600 या फिर आप कहें 2695 मीटर्स तक है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो लगातार कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी ज्यादातर नदियां यहां से नहीं बहती हैं इसको काट के, और यहाँ पे कई सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाल घाट, तल घाट और भोर घाट।
कई सारी नदियां भी यहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से निकलती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, भीमा हो गई, कृष्णा हो गई, जो कि वेस्टर्न घाट से यानी वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ बहती हैं। वहीं पे एक नदी है ताप्ती, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है, लेकिन ये अलग है गोदावरी, भीमा और कृष्णा से। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जाने की बजाय वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है। वहीं पे कई सारे छोटी मोटी नहरें, कई सारे वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ये नदियां फॉर्म करती हैं अरेबियन सी पहुंचने से पहले, जैसे कि जॉग फॉल हो गया, जो कि आपका शरावती नदी पे है, और आपका शिवम समुद्र फॉल हो गया, जो कि आपका कावेरी नदी पे है। ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न घाट्स के बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारा ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले कम है। जहां वेस्टर्न घाट्स लगभग 1000 मीटर ऊंचा है, वहीं पे जो एवरेज हाइट है ईस्टर्न घाट्स की वो लगभग 600 मीटर। ईस्टर्न घाट्स जो है वो भी वेस्टर्न घाट की तरह ईस्ट कोस्ट के पैरेलल बहता है। ठीक है। यानी महानदी वैली से शुरू होके ये लगभग आपका नीलगिरी हिल्स तक जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि लगभग आपकी 1501 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है। जो नोटेबल हिल्स हैं, जो उल्लेखनीय पहाड़ियां हैं, वो हैं आपकी महेंद्र हिल्स, नियामगिरी हिल्स, नल्लामलाई हिल्स, कोलीमलाई और पच्चीमलाई हिल्स। ठीक है। जो आपकी महेंद्रगिरी और नीलगिरी हिल्स हैं, ये आपकी उड़ीसा में पड़ती हैं। नल्लामलाई हिल्स जो है वो आपकी दक्षिण आंध्र प्रदेश में या साउथ आंध्र प्रदेश में है। कोलीमलाई और पच्चीमलाई दोनों आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। यहाँ पे कई सारी नदियां हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। क्योंकि हमने देखा ये नदी जो है ये भले ही ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से, लेकिन ये बहती हैं आपकी ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न घाट्स की तरफ। ठीक है। वहीं पे जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को साउथ में कनेक्ट करती हैं, यानी दोनों के बीच में पड़ती हैं और एक ब्रिज की तरह काम करती हैं ईस्टर्न घाट्स को वेस्टर्न घाट से कनेक्ट करने। वहीं अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है कॉन्टिन्यूटी का। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूअस हैं, जबकि ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस। वहीं अगर हम औसत ऊंचाई या एवरेज एलिवेशन की बात करें, तो वेस्टर्न घाट्स का जो एलिवेशन है वो ज्यादा है, लगभग 1000 मीटर तक। वहीं ईस्टर्न घाट्स का जो एलिवेशन है वो कम है, लगभग 600 मीटर तक ही। वहीं पे अगर हम फैलाव की या विस्तार की बात करें, तो देखिए जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के लगभग 1600 किलोमीटर पैरेलल बहते हैं। वहीं जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं वो आपके महानदी के पश्चिम से शुरू होते हैं, महानदी के दक्षिण से शुरू होते हैं और आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों तक जाते हैं। वहीं पे यदि हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ पे अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट्स की, और महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट्स की। और यहाँ पे भी यदि आप इनकी हाइट देखें तो 2695 मीटर्स हाइट है अन्नाईमुड़ी की। वहीं पे 1501 मीटर हाइट है किसकी, महेंद्रगिरी की। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नदियों की, रिवर्स की, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे जो नदियां हैं वो ऑरिजिनेट होके आपकी पूरब की तरफ बहती हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी गोदावरी, भीमा, कृष्णा। जबकि जो आपकी ईस्टर्न घाट्स की नदियां हैं वो आपकी ईस्ट में ही ऑरिजिनेट होके और ईस्ट की तरफ ही बहती हैं, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और आपकी कावेरी नदी। इनके पश्चात पेनिसुला इंडिया के बाद जो हमारा तीसरा सबसे सॉरी आप कह सकते हैं आपका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है द इंडियन डेजर्ट, जिसको हम भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और इसी डेजर्ट को हम थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
जो आपकी अरावली हिल्स हैं, जो आपकी गुजरात से शुरू होकर राजस्थान में मैक्सिमम एरिया कवर करती हैं, फिर दिल्ली तक जाती हैं, इनका जो पश्चिमी मार्जिन है या फिर वेस्टर्न मार्जिन है, वहां पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट देखने को पर्याप्त होगा, और वो लगभग कुछ इस तरीके से दिखता है, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, एक प्रॉपर रेगिस्तान, ठीक है, या फिर एक पूरा बड़ा रेत का मैदान जो कि काफी बड़े इलाके तक फैला हुआ है। यदि हम बात करें इसकी, तो ये दुनिया का 9th सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, या फिर 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कि गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेमी एरिड से लेके एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, यानी कुछ इलाकों में कभी कभार बारिश हो जाती है, लेकिन कुछ इलाकों में कभी भी बारिश नहीं होती। और अगर हम इस पूरे इलाके को ही अगर हम एक फिर से कंसीडर कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका ही लगभग 150 mm से कम बारिश रिसीव करता है पूरे साल में, या फिर यूं कहें पूरे साल में यहाँ पे 150 mm से भी कम बारिश होती है, जिसकी वजह से ये एक सूखा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें वेजिटेशन की, तो देखिए वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं फैली हुई है। फैली हुई का मतलब क्या है? बिखरी हुई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादातर आपको कांटेदार झाड़ियां ही देखने को मिलेंगी, जैसे आपने यहाँ देखा। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दूर दूर के इलाकों तक वेजिटेशन फैली हुई है, छोटे छोटे पेड़ हैं, नुकीली या कांटेदार झाड़ियां हैं वो। ठीक है, वहीं पे जो रिवर है, लूनी रिवर, वो इस इलाके की सबसे प्रमुख रिवर है, सबसे प्राइमरी रिवर। और वहीं पे जो बाकी आपकी स्ट्रीम्स हैं, जो बाकी आपकी नहरें हैं, वो सिर्फ तब आती हैं जब बारिश होती है, यानी उनके पास पानी सिर्फ तभी होता है जब बारिश होती है, और जैसे ही बारिश रुक जाती है तो कुछ समय पश्चात वो फिर से सूखे रेगिस्तान में बदल जाती है। ठीक है, तो लूनी रिवर प्राइमरी रिवर है, और बाकी जितनी भी छोटी मोटी आप कह सकते हैं नहर वगैरह हैं, वो सिर्फ बारिश के दिनों में ही दिखती हैं और बारिश के बाद वापस से रेगिस्तान में बदल जाती है। वहीं पे अगर हम अब बात करें कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं थार डेजर्ट की, सबसे पहला है शुष्क जलवायु या ड्राई क्लाइमेट। लगभग पूरे साल के लिए ये इलाका सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि जो अरावली रेंज है वो पैरेलल पड़ती है उन हवाओं के जिनमें नमी है या जिनमें बारिश है, जिसकी वजह से वो जो हवाएं हैं, वो जो विंड्स हैं, वो अरावली को प्रॉपर क्रॉस कर जाती हैं और वो थार डेजर्ट की तरफ नहीं रुकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम बारिश आपको देखने को मिलेगी, या बहुत ही कम बारिश आपको देखने को प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें फ्लोरा की, वनस्पति की, तो देखिए यहाँ पे आपको कैक्टी यानी कैक्टस का पेड़, या फिर आपको कई सारी नुकीली या फिर काटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ की जो आप कह सकते हैं वेजिटेशन है, वो काफी ज्यादा फैली हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ इस इलाके में है, फिर कुछ इस इलाके में है, कुछ ऐसे हैं। आम जगहों की तरह पेड़ साइड बाय साइड नहीं है, चीजें साइड बाय साइड नहीं। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें वाटर रिसोर्सेस की, तो देखिए रेगिस्तान का इलाका है, बारिश होती नहीं है, नदियां कुछ इतनी प्रमुख है नहीं, तो आप कह सकते हैं जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए, ताकि उनकी प्यास बुझाई जा सके। जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये एक छोटा सा तालाब ही है जो लगभग इस पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। वहीं पे रेत के टीले या सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये काफी खूबसूरत भी देखने को लगते हैं अगर आप इन्हें दूर से देखें या फिर आप बस इन्हें कुछ समय के लिए देखें। फिर हम बात करते हैं कल्चर रिचनेस की, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कल्चरल ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लाइफस्टाइल ऐसा होगा जैसा कि डेजर्ट का एनवायरनमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो कि पानी ला रही हैं, और क्योंकि रेगिस्तान में धूल ज्यादा उठती है तो आमतौर पे लोग अपने आप को कवर ही रखते हैं ताकि वो उस धूल से बच पाए जो कि रेगिस्तान में आंधी के दौरान उठती है।
ठीक है। और ये सभी एक्सपेक्ट कलेक्टिवली एक साथ डिफाइन करते हैं यूनिक और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को थार डेजर्ट के। ठीक है। इसके पश्चात जो हमारा 5वां डिवीजन है वो है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो है वो इंडिया के 2 इलाकों में है, एक वेस्टर्न साइड जो कि अरेबियन सी की तरफ है, एक ईस्टर्न साइड जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और इन दोनों के बीच में ही पड़ता है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू। जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो है या फिर आप कह सकते हैं संकरा है। ठीक है। और ये आपका अरेबियन सी की तरफ है, जिसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर तक है। ये आपके गुजरात के रन ऑफ कच्छ से शुरू होके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है और वहां पे जाके खत्म होता है। वहीं पे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी कई सारे आप कह सकते हैं सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो 3 मेन सेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको, जैसे कि कोंकण कोस्ट जो कि आपका मुंबई से शुरू होकर गोवा पे खत्म होता है, कर्नाटका कोस्ट जो कि आपका गोवा से शुरू होकर मंगलौर पे खत्म होता है, तथा आपका मालाबार कोस्ट जो कि आपका मंगलौर से शुरू होकर कन्याकुमारी पे समाप्त होता है या फिर यूं कहें खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है, और ये जो है ये चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के मुकाबले, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो लगभग 120 किलोमीटर तक है। जो ईस्टर्न कोस्ट का उत्तरी इलाका है उसको हम सिरकार के नाम से जानते हैं, और वहीं पे जो इसका सदर्न पॉइंट है उसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, यानी ये एक डिवीजन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। वहीं पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां पे कई सारी नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जो मेन नदी है जिनका डेल्टास आपको देखने को मिलता है यहाँ पे वो है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के साउथ में चिलिका लेक पड़ती है। चिल्का आप कह सकते हैं एक लेक है, वो पड़ती है यहाँ पे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वहीं अगर हम बात करें की फीचर्स की या प्रमुख विशेषताओं की, सबसे पहला आता है हमारा एग्रीकल्चर। ये जो प्लेन्स हैं ये क्योंकि डेल्टा फॉर्मेशन में पड़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको फर्टाइल बेल्ट्स देखने को मिलती है, जहां पे कई सारे मसाले, चावल, नारियल और आपकी काली मिर्च की खेती की जाती है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेड और कॉमर्स की, क्योंकि ये तटीय इलाके हैं, ये समुद्री इलाकों से जुड़े हुए हैं, तो आपके समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड बहुत इजी से हो जाता है। वहीं फिशिंग की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ की आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है मछलियों को पकड़ना, और कई सारे जो फिशिंग विलेजेस हैं जहां पे मछुआरे रहते हैं वो इन्हीं कोस्टल लाइन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि जब वो कोस्टल इलाकों के पास रहते हैं तो उनके लिए आसानी होती है कोस्टल इलाकों में समुद्री तट पर जाके मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करना, उन मछलियों को बाजार में बेच के। नेचुरल फीचर्स की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको वेमानल लंगून मिलेगा जो कि आपकी मालाबार कोस्ट में पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए और अपनी यूनिक ब्यूटी के लिए। इंडिया की इकोनॉमी में कोस्टल प्लेन्स का एक क्रूशियल रोल है, कल्चर में भी और बायोडायवर्सिटी को भी। ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि समुद्री रास्तों के पास होने की वजह से ट्रेड में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और मछली पकड़ने से और बेचने से लेके अगर हम देखें तो ये कोस्टल लिवलीहुड्स में भी काफी इंपॉर्टेंट इलाके हैं। अब हमारा जो लास्ट डिवीजन बचता है वो बचता है द आइलैंड्स। इंडिया जो है उसके पास 2 मेन ग्रुप है आइलैंड्स के। सबसे पहला है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां लगभग 572 आइलैंड्स है। ठीक है। और वहीं आपका दूसरी तरफ पड़ता है लक्षद्वीप जो कि आपके अरेबियन सी में पड़ता है, और यहां पे आपके 43 आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं ये आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। ठीक है। और ये आपके नॉर्थ से साउथ में है, यानी ये आपके कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं।
लक्षद्वीप आइलैंड से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के, ये काफी ज्यादा बड़े हैं साइज में, ठीक है। इन्हीं आइलैंड्स के बीच एक बैरन आइलैंड भी है जो कि इंडिया का अकेला एक्टिव वॉल्केनो है, या फिर कहें इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है इस पूरे इलाके का, इस पूरे आइलैंड ग्रुप का। वहीं पे दूसरी तरफ यदि हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड्स की, तो देखिए ये आपके मालाबार कोस्ट में पड़ते हैं, केरला के पास अरेबियन सी में, ठीक है। और लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका जो है वो ये कवर करते हैं। करावती जो है या कावरती हम कहें, वो उनकी कैपिटल है, ठीक है। ये आइलैंड्स प्राइमरली जाने जाते हैं अपनी कोरल फॉर्मेशंस के लिए, जो कि एक रिच डाइवर्सिटी दिखाती है फ्लोरा और फोना की। की फीचर्स की बात करें, पहला हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, वहीं पे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में पड़ते हैं, मालाबार कोस्ट के पास में। वहीं पे अगर हम बात करें नेचुरल अट्रैक्शंस की, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उनके पास इंडिया का अकेला एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये एक अलग ही नेचुरल लैंडस्केप है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका फोटो जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। वहीं पे जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वहां पे कोरल अटोल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से कई सारे खूबसूरत आपको बीच देखने को मिलेंगे और आपको कई सारी इंपॉर्टेंट मरीन लाइफ भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें टूरिज्म की, कि पर्यटन की क्या स्थिति है यहाँ पे, टूरिज्म का क्या महत्व है यहाँ पे, तो देखिए दोनों आइलैंड्स ही आपके पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। कई सारी आप टूरिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्नोरकेलिंग हो गया, आपका स्कूबा डाइविंग हो गया, आपका डीप सी डाइविंग हो गया, और कई सारे और वाटर स्पोर्ट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो काफी ज्यादा साफ है, और यहाँ पे रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से जो अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एक ड्राइवर है, एक डाइवर जो कि समुद्र में काफी नीचे तक लगभग तल तक गए हैं और ये अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पानी साफ है, काफी ज्यादा आपको दूर तक का इलाका भी दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कई तरह की मछलियां भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी की तरफ इशारा करती है। वहीं पे यदि हम बात करें फ्लोरा एंड फोना की, तो ये जो आइलैंड्स हैं ये अपने यूनिक इकोसिस्टम्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज को आइलैंड इन्वायरमेंट्स में अडेप्टेबल बना देते हैं। हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के आइलैंड है वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी या नेचुरल ब्यूटी में ही कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि टूरिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। जो ट्रैवलर्स हैं जो कि मरीन एडवेंचर्स या फिर ट्रैंक्विल आइलैंड्स गेटवे को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो काफी ज्यादा साफ है, यहाँ पे जो सीनिक ब्यूटीज हैं वो काफी ज्यादा क्लियर हैं, और यहाँ पे कई सारे स्पोर्ट्स भी अलाउड हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर ओवरऑल एक्सपीरियंस कोई भी टूरिस्ट ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।